अस्सलाम जी, आज हमें अमेरिका पहुंचने के तरीके बताएंगे डॉक्टर एहसन इकबाल। ही वॉज माई सीनियर एट फातिमा जिन्नत गर्ल्स कॉलेज, सॉरी डेंटल कॉलेज। क्लास में 90 लड़कियां थी और 12-13 लड़के थे। तो जो कोई पूछता है वैसे गर्ल्स कॉलेज में, कहता हूँ हाँ यार गर्ल्स कॉलेज ही था, बाकी एडमिशन मिला नहीं तो इसी में फिर जाना जाना ही पड़ा इसमें। खैर, डॉक्टर एहसन एंड आई गो बैक लॉन्ग, 17 साल 17 हो साल गए। एंड डॉक्टर एहसन पहले यहाँ पे थे पाकिस्तान में, फिर ही वाज, मुझे अभी तक याद है कि आपकी उसकी एक अमेलगम की जो वो थी ना, उस वक्त आपको शौक चढ़ा था कि अमेलगम की फिलिंग मेरी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। उस वक्त आपकी सोच ही ऊपर है कि यार दिस इज द न्यू इन थिंग। ये दिस इज स्काई रॉकेट। मुझे याद है, मैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर में था और आप हाउस अफसर थे। तो मैं आया, मैं दिखा रहा यार चेक कर इसके एनाटमी। मैं सोचा यार मैं तो फीलिंग है क्या एनाटमी है। अब 12-13 साल हो गए मुझे अमेलगम किए हुए, लेकिन वो नहीं भूला मैं। आखिरी जो किसी की अमेलगम देखी थी मैंने, ये उस तरह है जैसे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज जाएगी ऊपर, और जब मैंने लिया वो तबाह हो गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से उसकी लिस्टिंग ही निकल गई ना। एनीवेज, डॉक्टर एसन then did his CPS training from Dow and he's very well renowned there अभी भी. Then he decided के skill acquire कर ली है and I think it's time to move on, and the next career pathway की choice जो उन्होंने ली वो थी to move to States. Of course it was not easy, it never is. It looks shiny when you're sitting on this side of the world, और आपको लगता है वहां जाके ना हर चीज बहुत ही बहुत जबरदस्त है। लाइक मैं टाइनी है। जाते एक लैम्बो में ना मैं लेट जाऊंगा, और एक कड़ी कड़ी भी होगी ताकि उसमें खड़ा हो सकूं। तो वो आपने सुना ना वो जो उसका था एक सरदार जी है। अब तो खैर जोक्स पहले उसी के आते थे, सरदार फिर चेंज हो गया वो। तो वो एक जोक था कि एक सरदार साहब के बाद ना 3 स्विमिंग पूल थे, उन्होंने कहा एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, और एक खाली। तो मुझे भाई खाली वाला क्यों है, मैंने कभी कभी नहीं भी दिल करता। तो ये है, कभी ठंडे से नहाऊंगा, कभी गर्म से, और कभी नहीं नहाऊंगा हाँ, मैं। तो तो आप बस उसी तरह अमेरिका आए तो बस आप, यू कैन हैव 3 स्विमिंग पूल, एक में ठंडा, हाँ, एक में गर्म और एक खाली। एक में खाली भाई कभी का नहीं है मूड। तो उसी तरह आप सोचते हैं कि स्टेट्स पहुंचेंगे स्विमिंग पूल होना और चाहिए, मूड नहीं है लेकिन स्विमिंग पूल है होना चाहिए। उसके लिए भी मूड नहीं हो रहा एग्जैक्टली। स्विमिंग का, बट मैं बैठूंगा खाली स्विमिंग पूल। Anyways, so he recently, and by recent I mean 5-6 years ago, has officially moved to States and is now a practicing dentist there. In first he was in Colorado. या अब कोलोराडो में आप? नहीं नहीं, पहले था, मूव हो गया, पहले कोलोराडो में कैंसस था। में आ गया। नाउ ही इज इन कैंसस, सुपरमैन के आई थिंक सिटी के करीब है ना, वो भी यहीं रहता था। यस, गुड। स्मॉलविल। मुझे, हाँ स्मॉलविल में रहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर द टाइम that you're giving us, because time is money these days. Money, when you come to a certain threshold you realize time is money. Money is not money, time is money, because आपने पैसे तो थोड़े बहुत कमा लिए, और उसके बाद वो खर्च करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, सोने के लिए भी तो टाइम चाहिए, एंड इफ नहीं यू मिल डोंट रहा हैव टाइम ना भाई, स्विमिंग पूल भरे में बाहर तीन, दैट। मैं यहाँ बैठा हूँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आज मुझे मूड नहीं कर रहा था, मुझे खाली स्विमिंग पूल में बैठना था, बट बिकॉज ऑफ यू नो आई एम We जस्ट have सिटिंग to राइट do हियर। this. And also, Dr. Hassan's wife is also a dentist, who's also practicing dentist with him in Kansas. So, Dr. Hassan, all yours. Thank you for having me, Dr. Fazan. It's a pleasure, giving you some insights about dentistry in the US. And I hope the video helps as many people as possible. And when we came, we did not have all these resources. And if you guys need further help, you can ask Dr. Fazan about my contact and I can help you personally. Perfect.
तो हम स्टार्ट लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है मैंने, वेरी कैजुअल। मकसद है कि लोगों को पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। Alright, so there are a lot of myths and it's very different from reality. लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं कि DDS कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे। तो मैंने कुछ दो चार चीजें लिखी हैं। सबसे पहली myth है that dentists make a lot of money. They do make a lot of money if you compare it to some regular dentists in Pakistan, but they don't make a lot of money as compared to other people who are in the US. अगर आप different professions देखें तो IT वाले लोग भी बहुत पैसे बनाते हैं। Doctors make way lot of money. Doctors may be internal medicine, cardiologists or oncologists, and they make like $500,000 to $1 million a year maybe. Nephrologist. So it really depends. Money making is totally separate from dentistry. मतलब dentistry को आप money making से link नहीं कर सकते. Money making is the business side of dentistry and dentistry is the clinical side of dentistry. So हर dentist पैसे नहीं बना सकता ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। Alright. और दूसरी चीज कि भाई ये सब चीजें मैंने लिखी थी जैसे मैं समझता था। I don't know about you guys, but this is what I used to think. कि भाई डेंटिस्ट अगर अमेरिका में बन गए तो बस you're the king of the world. Second thing, dentistry in America is to die for. Like ऐसी डेंटिस्ट्री कहीं दुनिया में नहीं है। मतलब सिर्फ अमेरिका में ही ऐसी डेंटिस्ट्री है, बाकी कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। आई यूज्ड टू वर्क एट अ प्लेस वेयर दे स्टिल हैड पेपर चार्ट्स। वी हैड टू राइट विद पेन कि हमने क्या किया, पेपर्स पे सब लिखे रहते हैं। आई हैव वर्कड इन अ क्लिनिक जहाँ पे 25-50 साल पुराने यूनिट्स लगे हुए थे, चल रहे नहीं चल रहे। एक क्लिनिक में आई वेंट फॉर इंटरव्यू, वहाँ पे नीचे कारपेट्स लगे हुए थे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे दैट यू विल डिस्कवर, और फिर आपका जो है दिल टूटेगा कि यार ये करने आए थे आप अमेरिका और इतना पैसा आपने इसलिए खर्च किया। तो ये है। उसके बाद लोग समझते कि बस DDS एक दफा कर लिया तो बस लाइफ जो है सेट हो गई, एक्सट्रीम लाइन में आ गई है और उसके अलावा मतलब आपको परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं। DDS करने के बाद भी सेम परेशानी आती है जैसे आप, नहीं सेम तो खैर नहीं बोलूंगा मैं, लाइक व्हेन यू डिड BDS इन कराची या पाकिस्तान तो आपको परेशानी कि आप क्या करें। DDS में ये है कि आपके लिए जॉब्स तैयार हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि क्या अप्स एंड डाउन्स हैं जॉब्स में और क्या प्रॉब्लम। एंड इफ यू गाइज वुड लाइक टू शेयर के आप लोग क्या समझते हैं कि DDS करके क्या मिल जाएगा, तो इट वुड बी हेल्पफुल कि मुझे एक पर्सपेक्टिव पता लग जाएगा कि व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट DDS। सो व्हेन आई केम फॉर DDS मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और अभी मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा है, मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। इट्स नॉट टू मेक यू डिसअपॉइंटेड, और मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोग जो है डिसहार्ट होके और बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज है। DDS एज कम्पेयर टू practicing in Pakistan is 1,000 times better than anything else. लेकिन सब चीज गार्डन एंड रोजेस नहीं है। सब मतलब एवरीथिंग हैज अ प्लस पॉइंट एंड अ नेगेटिव पॉइंट। तो हमें बताया जाता है कि जी डेंटिस्ट जो है डेढ़ लाख डॉलर से स्टार्ट करते हैं, मतलब $1.5 लाख साल की सैलरी हो। तो वो सैलरी वर्क कैसे करती है कि इट्स एन एवरेज सैलरी। एवरीबडी इज नॉट मेकिंग $1.5 लाख। देयर इज अ रेंज फ्रॉम $1 लाख टू 2, 2.5, 3 लाख एंड दे एवरेज आउट टू बी $1.5 लाख। इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर आर यू वर्किंग। आपकी जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। आर यू ऑन अ फिक्स सैलरी और आर यू ऑन अ कमीशन। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल भर तक फिक्स सैलरी देती है टू स्टैब्लिश योर प्रैक्टिस, और उसके बाद दे शिफ्ट यू टू परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन और कलेक्शन। प्रोडक्शन यहाँ पे इंश्योरेंस और इतने मसले हैं कि आप 10 रुपए बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, कि आपने 10 रुपए का काम किया, उसमें से इंश्योरेंस जो है आपको मारती है और वो 8 रुपए देती है किसी काम के, या 5 रुपए देती है 10 की बजाय, और उसमें से भी कितने कलेक्ट हुए। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कलेक्शन। तो कुछ कंपनीज आपको परसेंटेज ऑफ कलेक्शन देती हैं, दे डोंट गो ऑफ production. So I had a friend who was doing a lot of dentistry. For example, if he produced $10,000 तो उसको इंश्योरेंस कट होके 4-5-6 हज़ार डॉलर इंश्योरेंस काटती थी। उसके बाद द कलेक्शन रेट ऑफ दैट प्रैक्टिस वाज 60%. So if you minus 4,000 from 10,000 it's 6,000, and 60% collection of 6,000 would be 3,600. So the practice is only collecting $3,600 out of $10,000, और उस $3,600 का 25% डेंटिस्ट को मिलता है। So that's how it works. And secondly, if you come on a
स्टूडेंट वीजा, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड अ प्राइवेट प्रैक्टिस जॉब, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिसेस दे डोंट स्पॉन्सर योर वर्क वीजा। मोस्टली जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, they will sponsor your visa, and that is called corporate dentistry. Corporations क्या करती हैं कि they don't care कि आप क्या कर रहे हैं, उनको पैसा बना के देंगे तो वो आपको पैसा देंगी, वरना वो आपको निकाल के बोलेंगी अस्सलाम वालेकुम, आप साइड पे खड़े हो जाएं, या आपको 6 महीने बाद प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर देंगी। पेशेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनका कोई वो नहीं है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट डूइंग मैल प्रैक्टिसेस, काम नहीं है फिर भी काम निकाल रहे हैं, कैविटी है उसको क्राउन बना रहे हैं, जबरदस्ती की जो है चीजें करना शुरू कर देते हैं, विच आई थिंक कि अगर आप करेंगे तो फिर आई कांट डू इट, क्योंकि मैं फिर रात को सो नहीं सकता। सेकेंडली, वीजा इश्यूज, अभी बैठे बैठे यहाँ पैंडेमिक आ गया, एवरीबडी गॉट लेड ऑफ, एंड एज सून एज यू गेट लेड ऑफ, आपका वीजा जो है इज गॉन। मैं वीजा पे नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन वीजास and they are facing major trouble right now. So be mindful of that, because if you have a student visa, आप जो है बहुत बड़े रिस्क पे हैं कि any time your H1B can get cancelled, and it's hard for you to switch jobs, because once your H1B is sponsored through your employer, उसके बाद you can't switch jobs. There are a lot of glitches in there. सबसे पहली चीज मैं बोलूँगा, if you have a green card and you want to come to the US, I would highly advise कि आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी लेकिन ऐसा मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऑल योर इन्वेस्टमेंट कैन गो डाउन द ड्रेन और आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़े। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ वीजा इश्यूज के किस तरह से वर्क करता है। आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज आई डिड नॉट गो थ्रू दोस प्रोसीजर्स, आई हैड अ ग्रीन कार्ड। सेकेंडली, इफ यू आर ऑन अ वीजा, आई हैड अ फ्रेंड, उसने स्टार्ट किया जॉब, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में था कि भाई आप इस फला ऑफिस पे जाके काम करेंगे। उसने बोला ठीक है, ही स्टार्ट वर्किंग। उसके बाद एक डेडलाइन होती है उनके वर्क वीजा फाइल करने की, तो जस्ट अ डे बिफोर दैट डेडलाइन उन्होंने बोला कि आप हमारे 4 क्लिनिक पे काम करेंगे, एक क्लिनिक यहाँ से 70 माइल साउथ है, और एक क्लिनिक 20 माइल नॉर्थ है, एक क्लिनिक वेस्ट में, एक क्लिनिक ईस्ट में, ये इतने इतने माइल है, एक दिन वहां करेंगे एक दिन वहां करेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो हम आपका वीजा स्पॉन्सर नहीं करते। तो एक दिन पहले उसको बताया कि भाई ये करना है वरना तेरा वीजा नहीं अप्लाई कर रहे, और अगर वीजा अप्लाई नहीं करेंगे तो ही हैज टू गो बैक टू हिज कंट्री। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज अ रियलिटी जो कि लोगों को नहीं पता होता। आगे जाके पता लगे, इससे पहले कि अगर बेहतर पता लग जाए तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकेंडली, लोन्स, लोग जो है बड़े एंथुसियास्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर दिया वहां भी अप्लाई कर दिया। अगर आपके पास कैश पैसे हैं देने के लिए, वेल एंड गुड, I wouldn't advise still doing that. 2 करोड़ तो नहीं है, अब अगर कहीं भी आप करेंगे, द पाक रुपी एंड US डॉलर रेशियो इज सो मच कि आप कहीं भी DDS 3.5-4 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, और इट गोज नॉर्थ फ्रॉम देयर। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो दे चार्ज लाइक $300,000 $400,000 फॉर 2 years। तो आपके पास फंड्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से आने, either gonna get federal loans or private loans, or you have the money or somebody is there to help you. Without planning, jump करने से जो है बहुत सारे problems आएंगे and you'll get disheartened कि भाई things work out नहीं। So do your homework before doing that. All right, so there are routes to obtain licensure. सबसे पहला रूट सबको पता है कि DDS कर लें। अब DDS भी 2 साल का भी हो रहा है, और 4 साल का भी हो रहा है, और 3 साल का भी हो रहा है, 2.5 साल का भी हो रहा है, 3.5 साल का भी हो रहा है। तो काफी सारे, हर प्रोग्राम इज डिफरेंट, सो इट ऑल्सो हैज इट्स प्लसेस एंड माइनसेस। कहीं भी DDS ऐसा नहीं है कि ट्यूशन फी उसकी माफ हो जाए, यू हैव टू पे ट्यूशन। प्लस पॉइंट ये है कि यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स with the DDS degree. दूसरा प्लस ये है कि if you've done good in your BDS, it's highly likely कि you wouldn't have to study for DDS. अगर आपने अच्छी तरह BDS के लिए पढ़ा था और नेशनल बोर्ड वगैरह और सबके लिए पढ़ के आपने DDS में आए, तो वही सारी चीजें आपको जो है 3rd ईयर और 4th ईयर रिपीट कराएंगे, और आपसे जो है छोटे छोटे प्रोसीजर्स, फिलिंग करा लेंगे, आपसे दांतों की सफाइयां कराएंगे, और बहुत ही बेसिक से प्रोसीजर्स कराएंगे विच वुड नॉट इनहेंस योर क्लिनिकल वर्क स्किल। बाकी चीजें मतलब नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि यू विल सी डिजिटल इंप्रेशंस, और जो इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो सब चीज करा देंगे आपको, बट दे वोंट बी फुल माउथ रिहैब्स नहीं कर सक रहे आप इम्प्लांट्स प्लेस नहीं करेंगे, आप कोई डिफिकल्ट एंडो प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, डिफिकल्ट पेरियो प्रोसीजर्स नहीं करेंगे। सो इफ यू गो फॉर अ DDS राउट, द प्लस पॉइंट इज के स्ट्रीमलाइंड है, एडमिशन लेना इजी है,
और 2 साल बाद आप निकल के कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते। On the other hand, the other route is residency, which is endo, prosto, perio, AEGD. AEGD is Advanced Education in General Dentistry. तो इनमें ये होता है कि एडवांस एजुकेशन जनरल डेंटिस्ट्री में यू गेट एडवांस प्रोसीजर्स ऑफ रूट कैनाल, एडवांस प्रोसीजर्स सीखने को मिलेंगे, इम्प्लांट्स, फुल माउथ्स और सर्जरी, साइनस लिफ्ट्स, या ब्ला ब्ला। एवरी प्रोग्राम हैज देयर ओन way of teaching, तो research it. Minus point ये है उसका। Plus point एक और भी है कि some programs have lower fee, and I know somebody who got into a program which provided stipend, like they are paying you to do the AEGD program. They're not charging you tuition. So it's like residency, the medical लोग जो करते हैं कि आके यहाँ रह रहे हैं, $4-5,000 मिल रहे हैं महीने के to survive, और education is free. So in those programs, the admission is really difficult. मैंने भी स्टार्टिंग में अप्लाई करने की कोशिश की, बट इट्स रियली हार्ड टू गेट इनटू। सो इफ यू एंड अप वेस्टिंग a few years getting into that program, that means you're wasting your prime life. So मुझे समझ में नहीं आया, I just went on to doing DDS. I needed a licensure क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मेरा पाकिस्तान से। I had completed the FCPS training, 4 साल की मैंने की थी, तो उसमें हमने ट्रायल एंड एरर से काफी सारी चीजें सीखी। बहरहाल तो माइनसेस ये हैं कि इट्स रियली कंपेटिटिव, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट द लोकल डीडीएस हु आर आल्सो अप्लाइंग टू दोस प्रोग्राम, बट यू नो समटाइम्स मैंने देखा है कि very good students can't get into those programs, and sometimes average student can get into those programs. So luck भी play करती है, और आपकी application और आपका जो background है, जो आपने personal statement, recommendations and आपका जो experiences and everything, वो आगे आएंगी, मैं बताता हूँ। Another minus point is कि once you complete that residency, it's not necessary that you can practice, because there are certain states which will allow you to practice, and there are certain states which will not allow you to practice. So either you can do that residency and go into teaching probably, or find a state जहाँ आप रहना चाहें and वहाँ का लाइसेंस लेके वहाँ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब मैं I didn't go through the post-grad stuff because I didn't go that route. I did DDS, तो मैं आपको DDS की थोड़ी चीजें बता दूंगा कि how that works. So there's something called Capit. Capit एक centralized application portal है जिसमें you put all your information. Problem ये है कि Capit अपनी अलग एक fee ले रहा है, and then every university you send your application to उसकी एक अलग fee है। तो if you're applying to 5, 6 schools, 10 schools, so you will be spending close to like $4,000-5,000। जब मैंने apply किया था, अब पता नहीं change हो गया होगा, मैंने 5 साल पहले किया था, 4 साल पहले। सो यू कैन गेट दैट अपडेट, कैपिट पे जाके देखें कितनी फी और क्या सब ले रहे हैं। कैपिट में देयर आर ऑप्शंस, ये सारी चीजें लिखी हैं मैंने। ECE एक इवैल्यूएशन सर्विस है, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, मार्कशीट्स और सब चीज भेजते हैं उनको, एंड दे गिव यू द GPA व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर नेशनल बोर्ड्स एंड योर एडमिशंस इनटू द यूनिवर्सिटी। तो ECE इवैल्यूएशन करा लें। उसके बाद टोफल स्कोर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोफल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। whatever the minimum your university is requiring, is that what you need? I had that minimum score, but once you go for an interview and you're talking in English, they know okay, you can communicate in English and that should be fine. TOEFL score needs to be within the range your university is requiring. It doesn't need to be a perfect score or high 115 or something. पागल होने की जरूरत नहीं है उसमें। दूसरी है नेशनल बोर्ड एग्जाम्स, अब इन्होंने चेंज कर दिया है, अब INBDE डाल दिया है, तो फिर अब आपको INBDE देना पड़ेगा, which is a combination of both of these two exams. मैंने part 1 part 2 दिया था, इसलिए I have no knowledge on INBD. Look into it and prepare accordingly. Recommendation letters again, अगर आपने US में आके किसी को ऑब्जर्व किया है, वहां से एक recommendation ले लें। आपकी यूनिवर्सिटी भी जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, they'll tell you which recommendations they require. Sometimes they ask for a dean's letter, तो अपने स्कूल से ताल्लुकात थोड़े अच्छे रखें, थोड़े 1-2 टीचर्स से बना के रखें जो recommendation दे दें आपको। पर्सनल स्टेटमेंट पे अभी से काम करना शुरू कर दें। There are tons of stuff out there to how to write it. मैंने जब लिखा था तो मैंने भी जो है इधर से छाप लिया, उधर से छाप लिया, फिर सबका छापा, उसको एडिट किया, फिर किसी और को पढ़वा के उससे थोड़ा एडिट कराया, तो एक ओरिजिनल बन गया।
that's how we do it. But there are people जो personal statement जो अच्छे लिख सकते हैं essays, तो वो they can do their own. All right, the other thing that plays a role is your education. आपका BDS में क्या GPI थी, वो ECE आपको बताएगी. अच्छे अगर आपकी GPA थी, it will help. If you had any postgrad experience, if you had any teaching experience, if you had clinical experience, everything helps. So whatever you've done, just put it in there. Another thing is आपने कोई CEs किए हो, Dr. Faizan will help you with CEs if you guys want. कि मैंने इतने सारे CEs किए हैं. There's all those sections in the Capit application. सब चीजें अपलोड कर दें उधर. Achievements में आपने अगर if you've ranked in the top 5 of the class or 3 of the class, तो वो डालें. Distinctions डाल दें. Everything that you've achieved during your career उसमें आप mention कर सकते हैं. Experience, as I discussed, whatever experience you had, you detailed experience बताएं अपना के ये किया है मैंने. Research work, आपकी अगर कोई publications हैं, your dissertations या in process publications, whatever you can add. The more material you add, there's more stuff to look at and it will explain your personality. So the more you have, the better it is. Extracurricular and volunteer work, if you play a sport, you have certificates, anything, just put it in there. If you have worked for a charity organization, for PDC is also like a very good name. I had a few certificates from PDC, तो मैंने वो सब डाल दी थी. Alright, so कुछ schools हैं जो के bench test भी लेते हैं. For example, Colorado, which I graduated from, it had a bench test. उसमें interview होता है और bench test होता है. तो they ask you to make a class 2 cavity and they ask you to do a crown preparation, which can be all metal or PFM. Or they had a wax carving exercise, in which they give you a tooth that has a missing tooth structure and you have to build it up with wax and carve. So ये Colorado का था. Different universities have different things. उसमें they can also ask you for inlay or onlay preps. They can also ask you for partial denture designing on the model. They'll give you a model which had some missing teeth और उस पे आप partial denture का design draw करते हैं. So every school has a different thing. So it's better to check in with the school and everything keeps changing. So it's important that आप उसकी website पे जाके check करेंगे क्या मांग रहे हैं. Interviews are either one-on-one या तो 2 faculties बैठे होंगे and they will take your interview. Yeah, in case of Colorado, 2 students होते थे और 2 faculties होते थे और 1 candidate होता था. Group interviews मैंने University of Southern California जो है USC उसमें दिया था. उसमें एक बड़ा ही अजीब किस्म का interview था. There was like 15-20 people sitting in the room और एक interviewer था और 20-25 कैंडिडेट थे और उसने सबसे कुछ एक सवाल पूछा, सबने रिस्पॉन्ड किया and it was really weird. I did not understand what was it. As I said, if you have a green card, you're eligible for government loans, which is called FAFSA. उसकी application भरनी पड़ती है and you give that information to your university and FAFSA pays the university directly. और आपका जो रहने सहने का खर्चा है वो भी FAFSA देती है. Similar for private loans, they give you your daily living allowances, like monthly allowance वो देंगे and they'll also pay your tuition fee and for books and all the supplies. People usually are worried about कि खाएंगे पिएंगे कहाँ से. So once you get into the program, FAFSA जो है तकरीबन $2,000 per month देती है to survive on, which is really hard if you have a family because अगर आपका बच्चा डे केयर जा रहा है, you're living near university, आपकी जो रेंटल होगा वो बहुत महंगा होगा क्योंकि it's close to the university. So finance थोड़े से मैनेज करने पड़ेंगे. $2,000 में एक बंदा आराम से सरवाइव कर लेगा. आराम से तो नहीं, अगर वो रोज बाहर खा रहा है और अय्याशियां करने में लगा हुआ है तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. तो शुरू में it will be really hard to adjust if you are used to eating out and spending on frivolous things, buying shoes, buying expensive bags and stuff. ब्रांड नेम अगर आप लगे हुए हैं तो $2,000 नहीं नजर आएंगे. अदर लोन्स मैंने इसलिए लिखा है कि there are several grants and scholarships available to green card people. और अपने कुछ इंडिया से लोग आते हैं वहाँ, पता नहीं अजीब किस्म की दूसरी किस्म की लोन्स होती हैं जो वहाँ से लेके आते हैं और I don't know how that works, but there are other options available. I don't know पाकिस्तान में available हैं कि नहीं है. There are few places जो कि interest free लोन देते हैं but वो इतना कम होता है कि आप उससे TDS नहीं कर सकते.
वो तकरीबन मैंने देखा था तो वो $6 लाख बांट रहे थे कुछ 500-600 स्टूडेंट में। तो वो मुझे $2-3 लाख एक बंदे को नहीं देंगे, वो $6 लाख 500-600 लोगों को देंगे। तो इंटरेस्ट फ्री लोन मेरे ख्याल से तो आपको नहीं मिल सकती until unless कोई आपका रिलेटिव हो which is willing to give you money interest free। बाकी फाफसा में ये होता है कि there is a loan which is subsidized and non-subsidized। Subsidized loan में there is no interest up till the 6 months after you graduate, उसके बाद interest charge होना शुरू होता है। And there is non-subsidized, उसमें the day they give you the loan they start charging interest। And once you graduate you have 6 months grace period जिसमें आपको लोन की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और after 6 months you start paying those loans off। एक और चीज है जो मुझे नहीं पता थी कि ये होता है, लाइसेंसिंग एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं और हर स्टेट का एक अलग लाइसेंसिंग एग्जाम है। जिस तरह हर स्टेट के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि वो डीडीएस एक्सेप्ट करेंगे या पोस्ट ग्रेड एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसी तरह लाइसेंसिंग एग्जाम अगर आपके पास राइट लाइसेंस एग्जाम नहीं है उस स्टेट के लिए तो आप स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड इन दैट लाइसेंसिंग एग्जाम देयर आर कंपोनेंट्स के उनको 2 क्लास 2 फिलिंग्स चाहिए या उनको 1 क्लास 2 फिलिंग चाहिए, एक एंटीरियर चाहिए एक पोस्टीरियर चाहिए या दोनों पोस्टीरियर चाहिए। देयर आर ग्लिचेस इन देयर। तो आप पहले से प्लान कर लें वेयर यू वांट टू लिव। I would recommend living close to family। अमेरिका की लाइफ में you can't just live by your own, like अकेले आप survive नहीं कर सकेंगे, पागल हो जाएंगे, या आप गोरे हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे। दूसरा, you'll have to find your own patients for your licensing exam। तो अगर आपके कोई relatives हैं when you get into the dental school and if you have relatives start screening them to make them your patients। मुझे कुछ लोग मिल गए थे जहाँ यहाँ से मेरी जो कम्युनिटी थी उसमें से मैंने स्क्रीन करके उठा लिए थे। Universities also arrange for the screening sessions but you have to go out and advertise and bring people in to scan them whether they have the right cavity that you need for the exam। It is a really stressful procedure। I did not know about that but ये भी होता है यहाँ पे। जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं बेहिसाब जॉबें पड़ी हुई हैं। अभी पेंडेमिक चल रहा है और मुझे रोज की कोई 2-3 ईमेल आती हैं, ओ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, यू वांट टू कम, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, यू वांट टू कम। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इट रियली डिपेंड्स आप क्या चाह रहे हैं। इफ यूर जस्ट मेकिंग मनी व्हाटएवर यू वांट टू डू तो वो कॉर्पोरेशंस आपको हायर कर लेंगी, आप जाके उधर पागलों की तरह काम करते रहें, यू विल मेक मनी। बट मुझे ये था कि अगर आपने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है अपने करियर पे तो आपके लिए जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस ऊपर होनी चाहिए। मुझे पाकिस्तान वाली डेंटिस्ट्री नहीं प्रैक्टिस करनी है। तो यू नीड टू फाइंड गुड जॉब्स। अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी जॉब मिलना बहुत आसान है। इजीली अवेलेबल जो है वो जॉब्स हैं जो बिल्कुल ही काम चला हुआ है। इफ यू आर लकी यू विल फाइंड अ गुड वन बट इट्स हार्ड टू फाइंड अ गुड प्लेस। अब आप जब जाते हैं एज ए इंटरनेशनल डेंटिस्ट, वहां सब गोरे होते हैं तो थोड़ा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। इट्स रियली हार्ड टू एडजस्ट। अब उनकी पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट होती हैं, थोड़ा सा ग्लिचेस आते हैं but jobs are easily available। I was working for a corporation the first year I graduated। वहां से निकल के मैंने एक कॉर्पोरेशन के लिए काम किया। वहां पे सिर्फ डिजिटल एक्सरे थे, बाकी पुरानी एंडोमोटर्स थी, पुराने यूनिट्स थे। you don't have control over what you order if you're working for someone। तो whatever they give you you have to work with it। I have heard stories के लोगों के पास जो है supplies नहीं होती and they are just managing, and if they are on H1 they don't have the option to switch jobs because their H1 is sponsored through their job। तो there are glitches in there। दूसरी बात है कि आप क्या करना चाहते हैं। करंटली मैं काम कर रहा हूँ 4 दिन, 3 दिन ऑफ ले रहा हूँ, लेकिन जो 4 दिन काम कर रहा हूँ उसमें I work 12 hours। There are all sets of dentistry। emergency dentistry है, फिर एक है जो सिर्फ fillings और वो कर रही है। general dentist basically अमेरिका में ये कर रहे हैं कि they are doing fillings and they are doing crowns, they are doing simple extractions and they are checking the hygienist वो स्केलिंग और वो जो कर रही है वो ये जनरल डेंटिस्ट करता है यहाँ पे। बाकी क्या करते हैं जनरल डेंटिस्ट, वो अकेले होते हैं तो वो रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई ये जरा उल्टा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट रेफरिंग। थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शंस भी भेज रहे हैं, थोड़ी डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन भी रेफर आउट कर रहे हैं, रूट कैनाल्स रेफर आउट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स implants procedure सारे रेफर आउट कर रहे हैं। It's really important to find a good place to work in। अभी जहाँ मैं हूँ we are 3, 4, 5 doctors, 8 डॉक्टर हैं टोटल, but 3, 4 doctors work at the same time। तो if you get stuck you can ask them, if they get stuck they can ask you। थोड़ा mutual collaboration से जब dentistry होती है तो बड़ा मजा आता है। I've been really enjoying that part। and we do almost every procedure। कोई root canals में अच्छा है तो वो root canal कर रहा है,
एक्सट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, कहीं पे अटक गया तो वो थोड़ा ब्रेक लेके बाहर आता है, दूसरे बंदे को बोलता है कि यार जरा जाके देख ले, तो वो जाके देख लेता है. तो इट्स गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बट इट्स हार्ड टू फाइंड. So I think I address these two, what matters and what do you want to do. Contracts, यहाँ पे आपने कभी जिंदगी में जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से पढ़ें इनसाइड आउट 2-3 दफा. बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, क्लॉज होते हैं उसमें, जिसमें अगर आपने एक दफा साइन कर दिया तो आप फंस गए. तो मेक श्योर यू रीड योर कॉन्ट्रैक्ट्स रियली वेल, हायर एन अटर्नी और उसके थ्रू कर लें, या अगर आपके पास यहाँ कोई एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उनसे पढ़वाएं एंड देन साइन इट. ये मेरा ईमेल एड्रेस है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन यही वाला मैं यूज कर रहा हूँ. यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू फेसबुक or WhatsApp. I'll be happy to help. Thank you very much. Let's see if we have any questions back there. MPH का पूछ रहे हैं. So MPH is just like people are doing it because they wanna enhance their application. इनके पास अगर पोस्ट ग्रेड नहीं है तो they do MPH here just to give them that they have studied something in the US. But MPH के बाद I don't think you can practice. There is like a few states, it's like glitches हैं बहुत सारी के एक state है जो शायद कोई MPH के बाद आपको practice करने दे. But practice philosophy इतनी different है यहाँ पे कि if you don't get trained on how to practice here तो आपकी नौकरी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी. So I wouldn't recommend the MPH route. MPH करें अगर I didn't do it, I wouldn't recommend it. But if you think that it would enhance your application to get into the program, do it. तो नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें. जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है दे हैव 40 कैंडिडेट, दे एक्सेप्ट 40 कैंडिडेट्स ईच ईयर. वी हैड 3 people from Pakistan in my batch and my wife had 1. She was the only one from Pakistan. So it really depends कि कितने लोग ले रहे हैं. They need to have a good mix from the entire world. They get like 1,000-1,500 applications and they interview about 250 of them and they select 40. So it's really competitive, but limited number of seats. There are a few universities जो 2, 5, 10 लोग लेती हैं, but there are universities जो ज़्यादा लेती हैं. You can go for residency after TDS. Yes, you can. Or you can directly get in the residency after. You can also directly get into residency, but as I mentioned, it's really difficult to get into the residency. It's not easy. लक भी प्ले करती है, आपकी एप्लीकेशन और आपकी खुद की चीजें और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो रेजिडेंसी के लिए यू नीड टू क्लियर योर NBTE और फिर कुछ प्रोग्राम्स GRE रिक्वायर करते हैं एंड देन देयर इज अनदर एप्लीकेशन, उसमें एक पास करके है, PASS जैसे कैपिड है. पास जो है वो डील करता है विद द रेजिडेंसी एंड मैच. तो यू हैव टू, देयर आर सम प्रोग्राम्स दैट पार्टिसिपेट इन पास एंड मैच, देयर आर सम दैट go through pass only. तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि which application they are accepting. पास और मैच चाहिए या पास चाहिए, तो पास की एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स आपके जो है लिस्ट डाउन होंगी, उसमें आपको सब एंटर करना पड़ेगा. एज आई मेंशन, जितनी भी आपकी चीजें हैं ना, ECE कराना जरूरी होगा, TOEFL चाहिए होगा, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी, आपके recommendation letters, everything remains the same but the route changes. Did you apply from Pakistan or do you have a green card? So I had a green card. मैं यहाँ पे मूव हुआ. I did some attachments here, then I got licensed for dental assisting. There are a few states that require the license, there are a few states that don't require the license. So it really depends on your state. Whichever state you move to, आप देखें कि वहाँ पे if you can practice as a dental assistant, it helps. आपको जरा पता लगता है कि इधर किस तरह से चीजें चलती हैं, how the systems work. So I applied once I came here. I started applying and I also started doing those attachments and dental assisting. Anyway, to apply for loans for DDS for non-citizens. So you can apply for private loans only through banks or several organizations. If somebody is lending you in your country, that's fine. If not, then यहाँ पे the banks will give you, उनका interest rate ज़्यादा होता है. दूसरा, you'll need a co-signer who has a good credit history in the US. Credit history का मतलब they have been living here for a long time and they have been paying bills on time. They have good income and everything. If they have a good credit score, they will be a good candidate for becoming a co-signer. So उनको एक guarantor चाहिए होता है कि मैं इस बंदे को पैसे दे रहा हूँ, तो I need a security
कि जैसे बेल होती है ना जेल में कि मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, जेल से बाहर निकाल दो बंदे को, ये अब नहीं करेगा। इसी तरह जब आपको कोई पैसे देगा तो दे नीड अ गारंटियर कि मैं इसको $2 लाख दे रहा हूँ, क्या गारंटी है कि ये वापस देगा। तो अगर आप वापस ना दे सके तो जो आपका को साइनर है उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी या उसकी इनकम पर डाका मारा जाएगा कलेक्शन करने के लिए। सो बी वेरी केयरफुल को साइनर सेलेक्ट करते हुए। इजी इजी इन सेंस में होगा लोन्स लेना कि आपके पास अगर तगड़ा को साइनर है एंड ही इज विलिंग टू को साइन, यू कैन गेट एज मच मनी एज यू रिक्वायर। जो पैसे आपको मिलते हैं इट डिपेंड्स ऑन योर ट्यूशन फी, तो वो डायरेक्टली आपके जो है स्कूल को वो लोग पे करते हैं। वॉट एवर योर expenses are, they are covered as long as you have a co-signer who has a good credit score. Is FAFSA loan applicable for all states? Yes, if you have a green card, you can apply for FAFSA in any state. How to get attachment for assistant? How I did, I came here, I visited several dental offices, अपना resume दिया, उनको जाके बात की कि I wanna become, I wanna do attachment और मुझे देखना है how dentistry works और मैं dentist हूँ, इंटरनेशनल ये ट्रेनिंग है मेरी, आई वांट टू परस्यू DDS हियर, तो मुझे थोड़ा एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना है। तो यू गो पर्सनली एंड आस्क देम के if you can observe them or can become an assistant there. Dental assistant को green card जरूरी है क्योंकि you need to have a work permit to be a dental assistant. Without work permit आप सिर्फ आके यहाँ observe कर सकते हैं, shadow कर सकते हैं offices पे, you can't work. Dental assistant is a working job. Also it exposes you to the environment, so it needs a green card. How to get dental assistant license in US? So whenever you move to US, आप अपने स्टेट में देखें कि डेंटल असिस्टेंट लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो आप उस स्टेट डेंटल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे और उसकी डेंटल असिस्टेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट देखेंगे। दे विल रिक्वायर, एक ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं डेंटल असिस्टेंट बनने के लिए, वो लेना पड़ेगा। रेडियोलॉजी उसमें बताते हैं डिफरेंट चीजें, एंड यू विल हैव टू डू योर CPR, वो भी एक दिन की वर्कशॉप होती है, वो करेंगे। एंड यू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू द स्टेट बोर्ड और वो आपको असिस्टेंट का लाइसेंस भेज देंगे। How to get into residency program oral maxillofacial? Oral maxillofacial surgery के लिए you'll have to do a DDS degree first. They don't accept international candidates into those programs. And maxillofacial surgery is 6 years, in which you do training for 4 years and there is a 2 years for MD, which is a medical doctor program. तो वो 6 साल लगते हैं after doing DDS. Without DDS, you can't get into that residency. After DDS, if you work for a corporation, do they offer H-1B visa? Yes, that is the work visa that they apply for. और इसी की मैं बात कर रहा था, once they apply, you can't leave them. आपकी उनसे शादी हो जाती है basically. Okay, so this brings us to the end. I hope I was of any help. Questions के लिए you can email me or contact me through Facebook or WhatsApp. I'll be happy to answer your questions. Thank you, Dr. Ehsan, for the very detailed presentation and for the time. I'm sure ये बहुत लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी। मुझे याद है मैंने जब मेरा प्लान था ना स्टेट जाने का, that was in 2011 और I think 10 something like that, बिल्कुल ग्रेजुएशन के बिल्कुल बाद। तो कोई 6 महीने पढ़ाई की, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, लाइक जीरो। जिससे से पूछो किसी से पूछो कि अमेरिका कौन, वो किसी को कुछ नहीं पता ना। तो मैंने कोई 6 महीने किताबें पढ़ी नेशनल बोर्ड्स की। अब तो खैर वो चेंज हो गया, INDB हो गया, NBD, हाँ सही कह रहा हूँ। तो वो मैंने कुछ 6 महीने पार्ट 1 के लिए पढ़ा, और जब पढ़ लिया ना तो फिर मुझे कोई अपना ही रिश्तेदार मिला शादी पे। तो क्योंकि मैं पिंजरे से बाहर निकला था पढ़ा के, मैंने कहा अब तो सब आता है। तो मैंने उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ, कहता है गुड आ जाओ। तो मुझसे पूछते कौन सी किताबें पढ़ी, मैंने कैप्लन 1, कैप्लन 2, कैप्लन 3। कह रहे भाई वो US असेंबली भेजते, वो नहीं पढ़नी। मैंने कहा यार क्या बकवास है। उसके फिर 3 महीने मैंने वो बाकी तो फर्स्ट एड और डेक्स और बाकी चीजें उठाई, और तो खैर वो काफी सारा टाइम जाया हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे, राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन इज गोल्ड, इज गोल्ड। खामखाई में आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे सारी जिंदगी, इधर उधर टकरे मारते रहेंगे। अगर आपको कोई एक वीडियो से हेल्प मिल जाती है, योर लाइफ विल बी ऑन ट्रैक टू ख्वारी सूनर देन यू थिंक। ख्वारी के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। ख्वारी के बगैर अगर मिल गया, इसका मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है। So that's that, and thank you for watching, and thank you, Dr. Ehsan, again, and we'll see you in the next one. Thank you for having me. Hope this helps, and you guys have my contact, and
You can contact me anytime you want. Thank you. Peace out. Allah Hafiz. Allah. Allah.